तो अशोक भाई, ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर 1968 की निकाली, तो उसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया। क्या उनकी वो अथॉरिटी है? क्या उनकी कैपेसिटी है? उनका तो आर्टिकल 324 के तहत सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, इसके आगे उनका कोई क्षेत्र नहीं है, कार्य क्षेत्र नहीं है। तो ये एक एलियन कुछ कल्पना करके ये पॉलिटिकल पार्टीज को अंदर एक रेड कारपेट बिछाना और जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है एज पर संविधान के हिसाब से उनको आप अड़चनी तैयार करना, ये कैसे किया? और इसको ये इंटेलेक्चुअल लोग इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे। उन्होंने कैसे स्वीकारा और कैसे स्वीकार रहे आज की तारीख में भी। और वहां पर तो आप देखिए कि 1968 में तो विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब उस वक्त तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, तो रिकॉग्नाइज किया आपने? हाँ, विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, पार्टीज वेर रिकॉग्नाइज्ड। तो एक तरीके से एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि उनको मोनोपोली दे दी गई। तो इसका मतलब है कि पूरे डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़े घुसपैठी है वो तो पॉलिटिकल पार्टीज है, और उनको घुसपैठी, यही तो घुसपैठिए हैं, यही घुसपैठी है। और इनको घुसने देने के लिए सबसे कारगर जिसने प्रधान भूमिका इसमें की है, तो वो तो चुनाव आयोग की है। जिनको बॉर्डर पर खड़ा किया गया था, जिन सिपाहियों को, हाँ, उन सिपाहियों ने घुसपैठियों को घुसा दिया। तो यही तो चौकीदार चोर है। यही तो चौकीदार चोर है। यहाँ ये समझिए बहुत बड़ा पॉइंट कि मोनोपोली दे दी गई। देखिए, प्रतिनिधित्व की मोनोपोली किसी पार्टी को कैसे दी जा सकती है? इज इट अ प्रोडक्ट? देखिए, मान लीजिए कि कोका कोला कंपनी है कोई विदेश की, उसको यहाँ भारत में भारत की सरकार अगर मोनोपोली दे देती है कि हाँ, आपकी ब्रांड जो है कोका कोला की ब्रांड, ये अब आपकी हुई सिर्फ, तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म होता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का इस तरीके से ना क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया है इलेक्शन में। लेकिन देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तो ठीक है, चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है जी। तो प्रोडक्ट के बारे में तो ऐसी मोनोपोली को देना स्वीकार्य किया जा सकता है, लेकिन क्या लोकतंत्र के बारे में, हमारा जो प्रतिनिधित्व है देश के वोटर्स का, उसके प्रतिनिधित्व के बारे में मोनोपोली कैसे दी जा सकती है? लेकिन दे दी गई, बराबर। तो अभी हमें आगे की और भी 2-3 घटनाओं को देखना है। हाँ, लेकिन ये तो ट्रस्ट को ब्रेक किया, लोगों के ट्रस्ट को ब्रेक किया चुनाव आयोग ने, 100% ब्रेक किया। ये हाँ, तो गलत काम हुआ बिल्कुल। और इसको तो हम अननोइंगली नहीं कह सकते ना। यह संवैधानिक काम है, नोइंगली हो या अननोइंगली हो जी, ये तो तय नहीं हो सकता नोइंगली या अननोइंगली। ठीक है, वे तो कहेंगे नहीं भाई हमारे इरादे। लेकिन आज अगर उसको देखेंगे और आप कहोगे कि नहीं हम वैसे ही करेंगे, तो फिर उसका नहीं, तो डेलिबरेट है, तो उसको डेलिबरेट कह सकते हैं। हमें उसको संविधान की रोशनी में देखना चाहिए जी। तो अगर संविधान की रोशनी में अगर हम उसको देखते हैं, 1968 के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को, अबाउट सिंबल्स, अबाउट अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, तो ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जी, एक यहाँ पे एक बात मैं रखना चाहता हूँ दर्शकों के लिए कि यहाँ हम इसलिए चर्चा नहीं कर रहे कि हमें फिर वापस पीछे जाना है। हम चर्चा इसलिए कह रहे कि आज भी यह जो गलतियां है उसको आज सुधारो, हाँ, जल्द से जल्द सुधारो। इसीलिए ये चर्चा है। बिल्कुल, जो पिछले लोगों ने जो किया है वो किया करके
हो गया, वो बह गया पानी। नहीं, सुधार देना है, आज के तारीख में सुधारना है, अब नहीं पीछे छोड़ना पीछे देखना नहीं है, नहीं, अभी अब नहीं छोड़ना है, अब सुधारना है। जी। अब किसी को दंडित, और इसीलिए हम किसी को दंडित करना, प्रोसिक्यूट करना, उसमें हमारा रस नहीं है, वगैरह में रस नहीं है बिल्कुल। लेकिन आज के इंटेलेक्चुअल्स को ये समझना होगा और ठीक ठीक बात हाँ। को करना होगा, हाँ, ठीक बात को रखना होगा। हर बात के लिए ये कह रहे हैं कि कल्प्रिट्स को खोजो, उसको ले जा करके कोर्ट में खड़े करो, हैं? तो ये हम यहाँ पर ये और नहीं फिर कहना चाहते। और उसने जो गलतियां की है और कर रहा है उसको पनिश किया, तो गलतियां तो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होती, सुधरने वाली नहीं है। उसको पनिश किया, दूसरा आएगा, दूसरा और एक गलती करेगा, क्या यही? देखिए, अब यहाँ पर 68 की स्थिति तो हम लोगों ने चर्चा करी जी। तो बात तो ये समझ में आ रही है कि चुनाव के बाद जो लोग चुन करके जा रहे हैं वो वैसे तो होते हैं वो पार्टियों के प्रतिनिधि, फिर भी वे जब प्रतिनिधि सभा के अंदर जाते हैं, लोकसभा के अंदर, देखिए उस प्रतिनिधि सभा का नाम भी दिया गया है लोकसभा जी। और एक बात है इसमें एक ऐड करना चाहूँ, ये पार्टियों के प्रतिनिधि तो जा रहे हैं, हाँ, लेकिन किसके बल के ऊपर? लोगों के मत के ऊपर। हाँ। ऐसा नहीं कि पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मत के ऊपर नहीं जा रहे, ये सामान्य जन के मतों के ऊपर जा रहे हैं। यही आगे समझने वाली बात है कि उस डायरेक्ट इलेक्शन से जो वहां पर बन रही है प्रतिनिधि सभा, उसका नाम दिया है लोकसभा। वास्तव में वो है दल सभा बन गई है। अंदर तो दल बैठते हैं आज भी लोगों वहां के तो लोग कहाँ बैठते हैं? नहीं, लोग तो है नहीं। तो ठीक है, अब देखिए अंदर में तब भी और आज भी वहां पर पार्टियों का नाम नहीं लिया जा रहा, आज भी नहीं लिया जा रहा। डिबेट चाहे जो भी जितनी भी हो, देखिए दो क्लास भले अनकॉन्स्टिट्यूशनली बने हुए हैं, रूलिंग क्लास और ओपोजिशन क्लास, लेकिन फिर भी आज वहाँ जब चर्चा होती है, किसी का नाम भी पुकारा जाता है तो उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से पुकारा जाता है, कभी भी पॉलिटिकल पार्टियों के नाम से नहीं पुकारा जाता, और ना ही तब पुकारा जाता था 1968 में भी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 1968 से हैं 1985 तक 1985 68 से ही क्यों, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 1952 से 1985 तक, बराबर, अंदर कहीं पर भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी नाम का कोई शब्द था जी, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में कहीं कोई शब्द था जी। 1985 में जब अंदर कहीं कोई पार्टी के सदस्य, पार्टी के प्रतिनिधि थे ही नहीं, उस वक्त ये सवाल खड़ा किया गया कि ये दल बदल रहे हैं? तो जब अंदर दलों के लोग ही नहीं हैं तो वो कैसे दल बदल रहे हैं? और इसी बात को उठा करके वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस खड़ा हो रहा था अंदर, ड्यू टू पार्टिक्रेसी, अंदर जो डिस्टर्बेंस खड़ा हो रहा था, एक तानाखींची जो खड़ी हो रही थी ग्रह के अंदर, उसका कारण था पार्टियां, दल, और दलों के आपस में टकराव के कारण वहां पर खींचातानी हो रही थी, और एक दल के लोग अपना दल बदल करके दूसरे दल में प्रविष्ट हो रहे थे। तो इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए 1985 में पहली बार, ये हम दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, पहला तो हमने बताया 1968, ये तो गलत है, जो रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स का है। ओके, अब 1985 में एक 52वां सुधार कर दिया गया, 52nd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पर ये दल बदल का कानून, इसको क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ जी, इसको डाल दिया गया, और इसकी इफेक्ट वहां पर 10th शेड्यूल में डाल दी गई जी।
बराबर। जी तो ये सारे इंटेलेक्चुअल्स इस बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ सीधा सीधा सवाल है, जब ग्रह के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं थी, जब दल ही नहीं थे, तो दल बदल कहाँ से हुआ? तो इस तरह से देखिए, ये पहली बार एकदम दिन दहाड़े इसको अमेंडमेंट के द्वारा, जो चीज ना तो कहीं संविधान की भावना थी, संविधान का स्पिरिट नहीं था, तो जो मूल स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ था, ऐसी चीज इन्होंने 52nd अमेंडमेंट के द्वारा डाल दी 1985 में। और इसको फिर आगे जब आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का सेक्शन 29A, तो आपके समझ में आएगा कि इन जिन पार्टियों के लिए यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ तैयार किया जाता है और अमेंडमेंट के द्वारा लागू किया जाता है, वे पार्टियां ही रजिस्टर्ड नहीं है उस टाइम जी 85 में। नॉट ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इज रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन इन 1985। बिल्कुल। ये कैसे कह सकते हैं? इसके तो खुले प्रमाण हैं। कौन सा? वो सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ये कब अमेंडमेंट हुआ? ये भी अमेंडमेंट है जी बराबर, सेक्शन 29A। जी ये वहां पर कानून में अमेंडमेंट है, जो कानून बना हुआ है बराबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, वहां अमेंडमेंट है। वो भी अमेंडमेंट क्यों की है? तो इलेक्शन कमीशन को ऐसा फील हुआ कि पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसा फील हुआ। क्यों फील हुआ पता नहीं। ये पार्टिक्रेसी धीरे धीरे दाखिल हो रही थी, और क्योंकि इन लोगों को किसी को कभी ये सोचा नहीं कि लोकतंत्र कैसे हो सकता है, कैसे चलाया जा सकता है, लेकिन आज हमारे पास इसका कंप्लीट विजन है। हम देश को बता सकते हैं कि लोकतंत्र तब भी पॉसिबल था, आज भी है 1952 में भी पॉसिबल था, आज भी है। और ये लेकिन अभी यहाँ ये देख लें कि ये पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू हुआ सेक्शन 29A के द्वारा। और ये कब हुआ शुरू? 1989 है। तो 89 में रजिस्ट्रेशन करना शुरू होता है, लेकिन 85 में एंटी डिफेक्शन लॉ बना देते। और उसमें एक बात है, 1985 की जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसमें वेटो की पावर आ जाती है हाई कमांड के पास। और उससे एक बात होती है कि कोई भी उस पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है प्रतिनिधि सभा का, वो पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी इशू के ऊपर जो नैरेटिव होगा उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। हाँ, वीटो है। सो इससे कि क्लियर हो जाता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रहता है। अरे लिख करके पार्टी मैंडेट इश्यू किया जाता है। तो ये तो मर्डर हो गया, ये लोकतंत्र वाली कोई बात नहीं है। और इसको इंटेलेक्चुअल्स ये सवाल जो है, सबसे बड़ा सवाल है, इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे। वहां सिर्फ दिखाने के लिए हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होती है। हाँ, मतलब लेकिन आफ्टर ऑल डिबेट्स वहां पर पार्टी का मैंडेट ही चलता है। आफ्टर ऑल डिबेट वहां पर हाथ उठाना है या नहीं उठाना है, तो हाँ कहना है या ना कहना है, तो पूरा का पूरा दिखावा है। बिल्कुल दिखावा है। ये जो तो क्या इंटेलेक्चुअल्स को इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? लोगों को इसके बारे में जागरूक नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बस सिस्टम को आप गाली देते रहो, लेकिन आप खुद गलत कर रहे हो, उसको सुधार नहीं रहे हो। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इन इंटेलेक्चुअल्स, विचारवंतों को और इन पत्रकारों को सही करना चाहिए इस चीज। इन पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन या फंड्स एक्सेप्ट करना, इसकी लीगलिटी को भी मंजूर किया गया था अमेंडमेंट के द्वारा जी। है ये सेक्शन 29A, उसके बाद B और C, 29B और 29C जी। तो पार्टियों को कंट्रीब्यूशन लेना
ये भी पहले अलाउड नहीं था, ये FCRA भी। हाँ, और ये देखिए 2003 में पार्टियों के लिए इस अमेंडमेंट के द्वारा डोनेशन लेना स्वीकार किया गया था पहली बार। और FCRA भी बहुत बड़ा दबला है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। एक्चुअली ये कांग्रेस के समय में, ये शायद 1976 में न कब ये कानून जब बना था, तब ये हमारी संप्रभुता को ध्यान में रख करके ये कानून बना था कि भाई फॉरेन से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाए। और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो ये बिल्कुल ही मनाही थी। और 1976 में तो खैर पार्टियों की कोई ना रिकॉग्निशन थी, वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन थी ही नहीं, बराबर जी। कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो उस टाइम ये कानून बना था FCRA का जी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने शायद 2016 में उन्होंने एक अमेंडमेंट इसके अंदर डाल दिया है FCRA में। लेकिन देखिए कोई भी पार्टी उसको अस्वीकार नहीं किया है। हाँ, किसी ने अस्वीकार नहीं किया। और ये अमेंडमेंट भी क्या डाला कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं से भी, विदेश से, किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से, किसी ट्रस्ट से, किसी कंपनी कहीं से भी, किसी कंपनी से जितना चाहे उतना पैसा पा सकती है, एज डोनेशन, एज गिफ्ट। मुझे लगता है कि उसका ऑडिट भी नहीं होगा, ऐसा कुछ बिल्कुल लिखा हुआ है कि उसके बारे में गवर्नमेंट की कोई एजेंसी भी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी नहीं कर। तो ये तो संविधान के ऊपर और लोगों के ऊपर चढ़ गए हैं पार्टियां। सब कुछ है, सब कुछ है। तो ये सारी बातों को जो है ना, हमारा जो पहला प्रश्न था कि ये इंटेलेक्चुअल्स क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि ये कड़ी से कड़ी को मिलाते नहीं हैं, ये वर्तमान घटना को सिर्फ देखते हैं, छोटी छोटी घटनाओं को। हाँ, जब ईवीएम की बात चल रही है तो वो ईवीएम के उसको एनालिसिस करते रहते हैं ईवीएम को, और जब वोटर लिस्ट में चोरी की बात चल रही है तो वो उसी वोटर लिस्ट की एनालिसिस कर रहे हैं। जब राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर महादेवपुरा की कर देते हैं तो वो उनकी एनालिसिस करते रहते हैं। और अभी जो लास्ट में, मतलब जो करोड़ों हजारों करोड़ों का गफला होता है उस तरफ वो ध्यान नहीं देते, एक जो पॉकेट मार चोर होता है उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ, इस तरीके से हाँ, हमारे और चोरी रोकने की दिशा में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। कुछ लोगों के साथ हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में इनको प्रोसिक्यूट करने का प्रावधान है, दंडित करने का प्रावधान है, सजा देने का प्रावधान है। किनको मैं बताऊं कि हमारी बात हो रही थी इलेक्शन, ये इलेक्टोरल लिस्ट के बारे में है, वर्तमान में जो लिस्ट में गड़बड़ियां हुई जी। और अभी अभी राहुल गांधी ने अपनी पीसी में वो ब्राजील की कन्या के बारे में बताया जी। तो इसी बात को लेकर के जब बातें हो रही थी और हमने जब अपना आइडिया बताया कि भाई बूथ इज द यूनिट ऑफ इलेक्शन जी, बराबर, देश में 11 लाख बूथ है जी, तो क्यों नहीं प्रत्येक बूथ में एक ऑफिस होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, ये हमने कहा। और हमने ये कहा कि क्यों नहीं प्रत्येक बूथ ऑफिस में 4 लोगों का स्टाफ होना चाहिए जी, यानी कि 11 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4, और वे 4 लोग भी उसी बूथ के लोग हों जिनको वहाँ अपॉइंट कर दिया जाए हैं, और उनको सहकार देने के लिए 30 लोगों को उसी बूथ के मतदाताओं को हैं वहाँ पर BLV यानी बूथ लेवल वॉलंटियर्स को जोड़ दिया जाए जी। बिल्कुल। तो ये बातें जब मैंने कही तो मुझे कहा गया कि नहीं आप जानते नहीं हैं, इन सब चोरियों के पीछे तो BLO है और BLO को पकड़ करके दंडित करना चाहिए। तो यहाँ बस हमारा कहना ये है कि भाई किसी को पकड़ना, दंडित करना, सजा देना, उससे तो बात बनेगी नहीं। करना तो ये चाहिए कि कैसे चोरी हमेशा के लिए रुके।
जी बिल्कुल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हमेशा हम कहते हैं। तो इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके हमें मार्क्स ढूंढने होंगे। जैसा कि हमने तो ऑलरेडी ढूंढ लिया है, उसको सुनना बाकी है। इतना रेडी टू ईट फूड हम आपके पास लेके आ रहे, लेकिन सुनने की तैयारी नहीं है। इसके ऊपर ही हमारा ये एक तरीके से नाराज़ी है। और भले ही इंटेलेक्चुअल्स यहाँ ध्यान दे ना दे, लेकिन लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये देश लोगों का है। तो इसी के साथ कुछ बातें और है जो कि हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद जी।